हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। तो मैकेनिक्स की सीरीज चल रही है, बहुत अच्छे से चलेगी। ठीक है, वीक में लगभग 5 वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, पूरी एनी हाउ मिलेंगे, अगर कोई अनहोनी ना हो तो। ठीक है, तो आज हम काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को मोशन ऑफ पैरामीटर्स स्टार्ट किया था, जिसमें 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिस्कस कर दिए थे, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक डिस्टेंस। ठीक है, और एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था जिसका नाम था, थोड़ा पानी दे दो, जिसका नाम था पोजीशन वेक्टर। ठीक है, हालांकि पोजीशन वेक्टर को मैंने रिलेट कर दिया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। अब क्या यार, मेरा ऐसा सोचना है, और इतने साल पढ़ाकर 10-15 साल लगभग मुझे आईटी मेडिकल के फील्ड में पढ़ाते हो गए, तो मुझे हमेशा ये लगा कि अगर आप फिजिक्स सीखना चाहते हैं, जब ज़्यादातर बच्चे शिकायत करते हैं कि सर बायोलॉजी आती है, केमिस्ट्री आती है, मैथ आता है, फिजिक्स नहीं आती है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। आप फिजिक्स अगर सीखना चाहते हैं तो जितने से ज़्यादा क्वेश्चन आप लगा सकें, आपको सब्जेक्ट आ जाएगा, समझ लो। फिजिक्स न आने का कारण केवल लैक ऑफ प्रैक्टिस होता है। फिर बच्चों की एक शिकायत होती है कि सर कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आते। मैं गारंटी ले रहा हूँ, आप क्वेश्चंस लगाइए, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको सारे कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर हो जाएगा। तो आज की पूरी क्लास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के न्यूमेरिकल्स पर है। अब जो अच्छे बच्चे, उनके लिए इस क्लास को कैसे बढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से, जैसे मैं स्टार्ट करूंगा, इससे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मेरे सॉल्यूशन पे जाना या मेरे एक्सप्लेनेशन पे जाना, मजा आ जाएगा। भले ये 1-1.25 घंटे की क्लास होगी, लेकिन अगर आपने इसको 2-2.5 घंटे दे दिया तो आप देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आज ही आप कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे। अच्छा, मेरा तरीका यार हमेशा यही होगा, जितने कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा सबकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से मैं कराता चलूंगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। हालांकि पिछली क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था होमवर्क वाला, तो मैंने कहा था कि कर लेना, लेकिन फिर भी पता है कुछ बच्चे नहीं करते हैं। अब आप देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन का है, ऑन एन ओपन ग्राउंड। ओपन ग्राउंड जैसे शब्द आ गया तो इसका मतलब यार हो गया, ओपन ग्राउंड का मतलब क्या हो गया, प्लेन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ग्राउंड का मतलब क्या हो गया, प्लेन हो गया। A particle follows a track that turns to his left by an angle 60 degree after every 500 मीटर। ठीक, हर 500 मीटर चलने के बाद वो मुड़ जाता है। पहले ऐसे 500 मीटर चलता है, फिर मुड़ जाता है, फिर 500 चलता है, फिर मुड़ जाता है। कितने से मुड़ता है, 60 डिग्री से मुड़ता है। किधर मुड़ता है, लेफ्ट को मुड़ता है। कितना चलकर मुड़ता है, 500 मीटर चलकर मुड़ता है। ठीक, find the displacement of the particle at the third, sixth and eighth turn। 3 टर्न पे हमसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछे। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एट ईच टर्न। जरा देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी टर्निंग का मतलब बता देता हूं। जरा देखिए टर्निंग का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए ये ओरिजिन है, ओके, यहां से चला 500 मीटर, डी में लिख देता हूं। यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी लिख दी मैंने, 500 मीटर। ओके, ठीक है। अब यहाँ से डी चला, यहाँ तक चला, ये ओ से मान लो ए चला। अब यहाँ से 60 डिग्री लेफ्ट को मुड़ेगा। देखो, अगर ये सीधा जाता तो ऐसे चला जाता, ऐसे, लेकिन यहाँ से इसको करना क्या है, 60 डिग्री मुड़ना है, तो 60 डिग्री मोड़ दो आप इसको। ये इधर 60 डिग्री मुड़ गया। पहले क्वेश्चन समझ लो। ठीक, यहाँ पे लाइट बी पर आ गया, उसके बाद फिर 60 डिग्री मुड़ेगा। अगर सीधा जाता तो ऐसा चला जाता, ठीक, लेकिन यहां से फिर 60 डिग्री मुड़ना है इसको। अब देखिए, आपको पता है कि कोई ऐसे जाए और ऐसे उल्टा हो जाए, तो बताइए वो कितना एंगल मुड़कर आता है। यहां से यहां बताइए, ये एंगल आता है 180 डिग्री। तो अब तक ध्यान से देखिए वो कितना मुड़ चुका है, 60 यहाँ पर, 60 यहाँ पर। अगर एक टर्न और ले गया वो 60 का, तो क्या वो उल्टे डायरेक्शन में चलने लगेगा, बिल्कुल चलने लगेगा। तो एक टर्न इसको और आप दे दीजिए,
तो देखिए अगर सीधा जाता तो ऐसे चला जाता, पर यहाँ से फिर वो 60 डिग्री से मुड़ गया, तो ये यहाँ पे 60 डिग्री फिर मुड़ गया, ठीक, 60 डिग्री फिर मुड़ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर 60 डिग्री मुड़ गया, फिर 60 डिग्री मुड़ गया, यहाँ पर वो 60 डिग्री, ठीक, यहाँ पे फिर 60 डिग्री वो मुड़ गया, ओके। और उसके बाद फिर 60 डिग्री मुड़ गया। तो अब देखिए जरा, शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अगले 60 के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आ जाएगा। इसको ए बी, इसको मैं सी कह देता हूँ, इसको मैं डी कह देता हूँ, इसको मैं ई कह देता हूँ और ऊपर। अब आप कहेंगे सर आपने सीधे कैसे पहुँचा दिया? यार मैं आपको समझाता हूँ ये बात, ठीक है। देखो कैसे, आपको पता है कि एक सर्किल में देखिए ध्यान से, अगर एक सर्किल में अगर जैसे एक पार्टिकल यहाँ पर है, तो अगर वो पहला 60 चलेगा तो यहाँ पर आया, मान लो, आराम से देखना, अगला 60 चला तो यहाँ पर आया, अगला 60 चला तो यहाँ पर आएगा, अगला 60 चला तो यहाँ पर आएगा, अगला 60 चलेगा तो यहाँ पर आएगा, और अगला 60 चलेगा तो यहाँ पर। कहने का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर वो कितने के बाद आ जाएगा भाई? टोटल एंगल कितना बनता है यहाँ पर? 360। तो अगर 6 बार 6 टाइम्स वो 60 मुड़ता चला जाएगा तो वहीं एंगुलर पोजीशन उसकी वही आ जाएगी। तो इसलिए मुझे पता है, देखो पहला 60, दूसरा 60, थर्ड 60, फोर्थ 60 और 6, और यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। तो 6वें मोड़ पर वो वहीं पहुंच जाएगा, ठीक। तो वैसे भी आप देखिए, अगर यहाँ पे आप सर्किल मान के चलें इसको, तो देखिए अगर मैं इसको मैच करा दूँ, ऐसे ही समझ लीजिए, पहले ये मैच कर लीजिए, यहाँ पे मैच कर लीजिए, यहाँ पर मैच कर लीजिए, ये मैच कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये एंगल भी, अगर ये देखिए ये 60, ठीक, तो ये भी कितना होगा? 60, ठीक, क्योंकि ठीक, अच्छा ये भी 60, क्योंकि ये सभी साइड क्या बराबर, ये भी 60, ये भी 60, ये भी कितना 60 और ये भी कितना 60। तो बताइए क्या एक सर्किल बन रहा होगा अगर आउटर सरकमफ्रेंस पे देखें तो कहने का मतलब ये है कि 6 बार मुड़ने के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा। पहले ही आपको इसकी ज्योमेट्री क्लियर हुई, तो यहाँ पर बताइए 6 टर्न के बाद यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब उसने टर्न उससे भी ज़्यादा चले तो फिर चलेगा इसी रास्ते पर, ठीक, फिर उसी रास्ते पर चलेगा। तो फिर से बताइए दोबारा से इस हेक्सागन को वो कितने टर्न के बाद रिपीट करेगा? 12 टर्न के बाद, अगली बार 18 टर्न के बाद। पर हमसे जो डिस्कशन किया गया है वो 3rd 6th एंड 8th टर्न तक हमसे बात की गई है। बढ़िया क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। पहले मैंने आपको यह समझाया कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। इतना जरा पॉज करके उतारो या ध्यान से समझो, उस पर मनन करो, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, ठीक। पहले आपको मैंने ये समझा दिया, क्लियर हो गया बेटा? चलिए अब देखिए, आपको इतना समझ में आ गया कि इसने फाइनली, देखो अब जरा समझ लेते हैं। तो अब देखिए ये यहाँ पे एक बेंजिंग रिंग बनेगी एक तरह से 6 टर्न में, ठीक। इसको मैं ए पॉइंट कह देता हूं, ध्यान से सुनना, सॉरी इसको ओ का है, इसको ओ, इसको मैं ए कह देता हूं, इसको मैं बी कह देता हूं, इसको मैं सी कह देता हूं, इसको मैं डी कह देता हूं, इसको मैं ई कह देता हूं, ठीक। अच्छा इसको आप डी लिख दो, ये भी डी, 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 और डी की वैल्यू कितनी दी है बताइए? 500 मीटर, ठीक है। अच्छा ये एंगल अगर 60 होगा तो बताइए अंदर के सभी एंगल कितने होंगे? 120 डिग्री होंगे, ठीक। अब इसके बाद जरा मैं समझाता हूं टर्न का मतलब क्या है। टर्न जरा समझिए, टर्न ध्यान से सुनना, टर्न का मतलब समझिए, टर्न का मतलब समझिए। देखिए जब यहां से उसने स्टार्ट किया, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो पहला टर्न लेगा वो ए पे जाके लेगा, तो इसको मैं क्या कहूंगा? फर्स्ट टर्न, ठीक। फिर वो जब यहां पर पहुंचेगा इसके बाद यहां पर, तो ये होगा सेकंड टर्न,
ये होगा इसका सेकेंड टर्न। यहां पे जाके क्या होगा, थर्ड टर्न। यहां पर जाके क्या होगा, फोर्थ टर्न। टर्न का मतलब भी तो क्लियर करो। यहां पे जाके कौन सा होगा बताइए, पांचवा टर्न। और फिर ये कौन सा होगा, सिक्स टर्न। क्लियर हुआ। अब फिर वो यहां से आगे बढ़ेगा, देखिए कैसे। अब ये सिक्स टर्न तक तो पूरा हो गया, फिर इसके ऊपर ये चलेगा, देखो ये, ठीक। अब यहां पे जाके फिर अगला टर्न कौन सा होगा, सातवां। तो ये देखिए यहां पे ये जो कलर है, मैं कलर चेंज कर देता हूं। यहां पे जाके फिर ये सातवां टर्न होगा, ठीक। फिर यहां पे जाके बताइए कौन सा होगा, ये आठवां टर्न होगा। यहीं तक हमको डिस्कस भी करना है। ये 8 टर्न। क्लियर हो गई बात। तो 8 टर्न तक हमको डिस्कस करना है, ठीक। ये पहले क्लियर हुई बात कि टर्न का मतलब क्या है। अब हम डिस्प्लेसमेंट आपको थर्ड टर्न तक जरा समझा देते हैं। ओके, तो थर्ड टर्न को जरा समझ लीजिए। देखिए क्या हुआ, यहां से ओ से चला, ये ए पर आया। देखिए पहला टर्न हो चुका है, पहला टर्न हो चुका है। फिर ये दूसरा टर्न हो जाएगा यहां पर, सेकेंड टर्न यहां हो चुका है, फर्स्ट टर्न यहां हो चुका है। ये यहां पर थर्ड टर्न होने वाला था, थर्ड टर्न ये रहा। तो थर्ड टर्न ये है। अब बताइए जो डिस्प्लेसमेंट होगा फर्स्ट से लेकर थर्ड तक, क्या वो सीधे सीधे ये हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा इनिशियल से फाइनल, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये आपको फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के दो तरीके पिछली क्लास में भी मैंने समझाए थे। या तो आप वेक्टर मेथड से करो, कैसे, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर, या तो ये करो, इसको मैंने कहा था वेक्टर मेथड। या आप ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेक्सागन या बेंजिन रिंग की ज्योमेट्री है, देखो कैसे कर सकते हैं। अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, यही तो होगा ये। तो एक बात बताइए, आपको पता होता है इसकी प्रॉपर्टी कि अगर ये साइड डी है तो इसकी लेंथ कितनी होती है बताइए, 2d होती है। ये सब जानते हैं, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, बेसिक मैथमेटिक्स का, ठीक है। अगर ये d होता है तो 2d होता है। ये प्रूफ भी हो जाता है अलग से, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। देखिए कैसे, अगर आप यहाँ पे इसको एक बेंजिन रिंग मान रहे हैं, आराम से देख लीजिए। आप सभी डायगोनल्स को जोड़ दीजिए, ठीक। तो अब समझ में आ रहा होगा, अगर ये यहाँ पे d है तो देखो ये साइड भी d होगी। अरे दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि एक पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक। तो ये भी d होगा, ठीक। ये भी d होगा, 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 ये भी d होगा। तो बताइए d, तो ये कितना हो गया, 2d हो गया। तो बताइए यहाँ पे ये जो लेंथ हो गई कितनी हो गई, 2d हो गई। अब जरा दूसरा देखिए कि आपको पता ये एंगल 60 होता है, तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। तो यहाँ पर ये जो डायगोनल है इसका, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है थर्ड टर्न वाला, यहाँ से एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, ठीक। तो बताइए थर्ड टर्न का डिस्प्लेसमेंट ओ से सी तो हो गया, ये तो हो गया ओ से सी। तो थर्ड टर्न का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ओ से सी होगा। इसको हटा देता हूं। तो बताइए इसका लेंथ कितना हो गया, 2d। 2d बराबर कितना हो गया, 1000 मीटर, क्योंकि d की वैल्यू कितनी थी, 500 मीटर। और यहां से जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री, ठीक। तो अब आप इसको चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लिख दो, चाहो तो कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। आपको हम कंपोनेंट वगैरह सब करना सिखा चुके हैं, देखिए कैसे, ठीक। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बताइए कैसे लिखेंगे, बताइए यार। एक वेक्टर को एक कंपोनेंट फॉर्म में आपको सिखाया था, तो ये जो ओ से सी वेक्टर हो जाएगा, ओ से सी वेक्टर इक्वल टू, बताइए ये 1000 है, इसका ये कॉस कंपोनेंट होगा, वो तो एक्स डायरेक्शन में होगा और ये वाई डायरेक्शन में होगा। तो ये सीधे सीधे हो जाएगा 2d cos 60 i कैप प्लस 2d sin 60 j कैप, ठीक। अब d और cos 60 ये सारी वैल्यू आप इसमें रख देंगे, तो ये थर्ड टर्न का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2d बाहर ले लो आप, या इसको आप कर सकते हो 1000 बाहर ले लो। cos 60 होता है, कितना होता है बताइए, 1/2 i कैप, और sin 60 हो जाएगा √3/2 j कैप, ठीक। तो o से c वेक्टर इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो इसको, 500 i प्लस √3 j कैप। ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। और बताइए डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। तो देखिए यहाँ पे ये d होगा, ये d होगा, ये d होगा। तो बताइए जो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल 3d, और d की वैल्यू 500 मीटर लिए मैंने, तो ये हो गया 1500 मीटर, ठीक। तो बताइए रेशियो भी पूछा था,
तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कितना हो जाएगा, ठीक। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बराबर बताइए कितना आ जाएगा, बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लोगे या बताइए 2D का मैग्नीट्यूड है इसका, तो बताइए ये तो हो जाएगा 1000, ठीक, और ये कितना है बताइए 1500, तो बराबर कितना आ गया 2/3 आ गया। तो यहाँ से थर्ड टर्न तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया 1000 और डिस्टेंस हो गया 1500, तो रेशियो आ गया 2/3। संदीप एकदम सही है, ठीक, क्लियर है। अब मैं आपको 6 टर्न का और बता रहा हूँ, ठीक है, 8वें टर्न का भी चलो सब बता देता हूँ, पहले आप पॉज करके ट्राई कर लो तभी आपको फायदा होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए जरा 8वां टर्न बता दें, 6 आप कर लेना, चलो 6 टर्न देख लेते हैं। 6 टर्न आराम से देखना है यार, सब अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत मजा आने वाली है। तो देखिए 6 टर्न का मतलब क्या होगा, जरा पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं फिगर को फिर से, ठीक। देखिए अब आपको पता था ये O था, ये A था, B था, C D E, ये यहाँ पे क्या था फर्स्ट टर्न था, ये यहाँ पे क्या था सेकंड टर्न था, ये यहाँ पर बताइए क्या था थर्ड टर्न था, ये यहाँ पर क्या था बताइए फोर्थ टर्न था, ये बताइए यहाँ पर क्या था फिफ्थ टर्न था, और ये क्या है यहाँ पर सिक्स्थ। अब बताइए क्या वो 6वें टर्न के बाद जहाँ से चला था वहीं पर आ गया, बिल्कुल आ गया। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसमें, डिस्प्लेसमेंट बराबर 0 हो जाएगा, जहाँ से चला था वहीं आ गया। और बताइए जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मुझे तो लग रहा है अवधेश भैया भी फिजिक्स सीखते जा रहा है 100% अब की बार। तो बताइए डिस्टेंस हो जाएगा 6 टर्न थे, डी यहाँ पर चला, डी ये 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 चला, तो कितना हो गया टोटल पाथ लेंथ होता है कितना हो जाएगा बताइए 6D हो जाएगा, ठीक। तो बराबर कितना हो जाएगा बताइए 500 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3000 मीटर। जो रेशियो हो जाएगा बताइए, रेशियो क्या हो जाएगा बताइए 0 डिवाइडेड बाई 3000 बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद भी आप ट्राई करिए, 8वां टर्न की डिस्कस और करिए। 8वां टर्न बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे यार, एक एक क्वेश्चन आपका। आपको किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमारा पूरा कोर्स पढ़ के देखिए, 100% बोर्ड, नीट, IIT, JEE एडवांस। हाँ एक बात ध्यान रखना, अभी मैं एडवांस लेवल लेके नहीं चलने वाला हूँ, मैं मेंस तक सीमित रखने वाला हूँ अपने आप को। तो नीट, बोर्ड और मेंस, एडवांस नहीं। एडवांस का इतना बेहतरीन क्रैश कोर्स है मेरे पास, 2 महीने का चलाऊंगा, मजा आ जाएगा। उसी 2 महीने में फोड़वा के रख देंगे तुमसे एडवांस का, ठीक। पहले कंसेप्ट तो क्लियर करो यार, यही होता है 90%, 90% यही होता है। बहुत शानदार पढ़ाएंगे एडवांस के लिए, ठीक है। चलिए 8वें टर्न की जरा बात कर लेते हैं। एट्थ टर्न की बात कर लेते हैं जरा। अब देखिए 8वां टर्न समझिए, जरा समझिए, देखिए 8th टर्न। यार थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड पर आराम आराम से लिखना मजबूरी होती है। देखिए देखिए यहां तक ये फर्स्ट टर्न था, ध्यान से सुनना, इसके बाद ये सेकंड आ गया, इसके बाद ये थर्ड आया, इसके बाद यहां पर ये फोर्थ आया, ये फिफ्थ आया, और ये सिक्स्थ आया। अब फिर ये रिपीट करना शुरू करेगा, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक। अब यहां से इसके बाद जो टर्न होगा ये टर्न होगा, फिर ये टर्न, तो बताइए ये 6 हो चुका था, यहां पे ये कौन सा हुआ 7वां टर्न होगा। फिर यहां पर बताइए कौन सा हुआ ये 8वां हुआ। दिस इज योर 8th टर्न। तो देखिए ये इनिशियल पोजीशन थी, यहां पर इनिशियल पोजीशन तो यही थी, इनिशियल पोजीशन, और ये 8वें टर्न की कौन सी हो गई फाइनल पोजीशन।
ये हो गई फाइनल पोजीशन। आराम आराम से लिख रहा हूँ उद्देश्य भैया, ठीक है। तो बताइए इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट तो यार अभी भी वही रहेगा ना, इनिशियल से फाइनल, वो थोड़ी ना डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये हो जाएगा। अब इसको ज्योमेट्री से फाइंड आउट कर लो, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर। अच्छा डिस्टेंस की बात करोगे तो वो तो टोटल पाथ लेंथ होगा। तो चलो पहले मैं डिस्टेंस लिख देता हूं। डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस हो जाएगा, देखो यहां से चला था, देखो पहले d, 2d, 3d, 4d, 5d, 6d, और ये अब टर्न रिपीट हुआ तो 7d और ये 8d। तो डिस्टेंस तो हो जाएगा सिंपली 8d, और d की वैल्यू 500 थी, बराबर 4000 मीटर। ठीक, 4000 मीटर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट ये क्वांटिटी होगी, इसको जरा ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट कर देते हैं। तो देखो यार बताइए ये भी d होगा और ये भी d होगा। तो अब आपको पिछली क्लास में ही मैंने बताया था कि ये वर्टेक्स से अगर इस पर मैं नॉर्मल पुट करता हूं तो इसको ये डिवाइड करेगा दो पार्ट्स में। तो इसको आप यहां से ये हो जाएगा x/2 और ये भी क्या हो जाएगा x/2। अगर यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, x मान ली। तो अब आसान है। अच्छा ये एंगल देखिए जरा, ये एंगल यहाँ पर 120 बनेगा तो ये 60 होगा और ये भी कितना होगा, 60 होगा। तो अब आप इसमें डेफिनेशन लगा दो साइन की, ठीक है। तो बताइए साइन 60 इज इक्वल टू क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ये कितना है बताइए x/2, और बताइए ये कितना हो जाएगा, d हो जाएगा ये साइड। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, साइन 60 होता है जमाने से √3/2 बराबर, यह आ जाएगा x/2d, 2 से 2 मर गया तो x की वैल्यू आ गई √3d बराबर 500√3 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 8वें टर्न तक। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कंपोनेंट करके आप इसको एक्सप्रेस कर देंगे। ओके चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखिए जरा, पहले आप पॉज करके ट्राई करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से कराता हूँ। पहले पॉज करिए फिर ट्राई कर लो, फिर मेरे सॉल्यूशन पर आ जाओ। देखिए तीन गर्ल्स स्केटिंग जानते हो ना, वो जो ग्राउंड में स्केटिंग करते हैं, जूते होते हैं उसके ऊपर चलते हैं, वो उस पर केवल रोलिंग होती है और आप खड़े हो जाते हैं, अपने बॉडी के मूवमेंट की वजह से केवल आप आगे या पीछे बढ़ते हैं। ठीक, स्केटिंग ऑन अ सर्कुलर ग्राउंड, देखो ग्राउंड सर्कुलर दिया हुआ है, ये ग्राउंड सर्कुलर। ठीक, ये जो ग्राउंड है ये सर्कुलर, इसकी बात कर रहा है, पूरे सर्कुलर ग्राउंड की। ठीक, ऑफ रेडियस 200 मीटर, उसका रेडियस कितना है 200 मीटर। स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट P, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको क्या कह रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट P एंड रीच अ पॉइंट Q पर पहुंचना है, इसको हम फाइनल पॉइंट कह रहे हैं। ठीक, दिस इज योर फाइनल पॉइंट। डायमेट्रिकली अपोजिट टू P, और इसकी पोजीशन भी दिया इसके डायमीटर के अपोजिट है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ईच। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट तो सभी के लिए यार इनिशियल से फाइनल सेम ही होगा ना, आप किसी भी रास्ते से आ जाइए क्या फर्क पड़ेगा। जैसे 1 वाला इस रास्ते से गया, 2 वाला इससे गया, 3 वाला इससे गया, क्या डिस्प्लेसमेंट पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। यही तो क्वेश्चंस के थ्रू और आपके कंसेप्ट की हैमरिंग होती है। तो डिस्प्लेसमेंट केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, और इनिशियल पोजीशन भी फिक्स्ड दी हुई है और फाइनल पोजीशन भी क्या है, फिक्स्ड है। तो डिस्प्लेसमेंट तीनों के लिए सेम होगा, और वो सिंपली उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, डायमीटर के बराबर हो जाएगा। रेडियस 200 है, तो बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा सभी के लिए, 400 मीटर फॉर ईच। क्लियर हो गया। फॉर विच गर्ल इज दिस इक्वल टू एक्चुअल पाथ लेंथ। अब बताइए देखिए, जब आप एक्चुअल पाथ लेंथ 1 के बराबर होगा, क्योंकि इसके जो पाथ की लेंथ है वही सारा डिस्प्लेसमेंट है। जबकि 2 के पाथ लेंथ अलग है और 3 का भी पाथ लेंथ अलग है, लेकिन 1 के लिए जो डिस्टेंस है यहां से या जो पाथ लेंथ है वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो 1 के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 क्लियर हो गया। ठीक है, आराम से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, हर किताब में लगभग अच्छी बुक्स में दिया रहता है ये सवाल। पॉज करके ट्राई करिए आराम से।
देखिए अब व्हील, एक पहिया, ये पहिया दिया हुआ है, ये पहिया दिया हुआ है, और इसको थिक कर देता हूं, चलो ये पहिया, ये पहिया, ये व्हील दिया हुआ है, ठीक है, ठीक, ये व्हील, P पॉइंट यहां पर फिक्स्ड है। A wheel of radius r is placed on a ground and its contact point is P। यहां पर इसका contact point P है, ग्राउंड पर है ये, ठीक है। If wheel start rolling, ये रोल करता हुआ चलता है, जैसे रोलिंग मोशन की बात नहीं हो रहा, सिंपली एक 10th लेवल की बात है, जैसे आपका साइकिल का पहिया रोल करते हुए आगे बढ़ता है, तो रोलिंग और स्किडिंग तो रोटेशनल मोशन में आते हैं, लेकिन यहाँ पर उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। रोल मतलब साइकिल का पहिया रोल कर रहा है, वो एग्जाम्पल है, मतलब वहाँ पर रगड़न ना हो सरफेस के ऊपर। स्टार्ट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं करता है, एंड कंप्लीट हाफ रिवॉल्यूशन, आधा चक्कर काटता है। तो एक बात बताइए, आपको पता है अगर मैं इसको आधे चक्कर की बात करता हूं तो क्या ये आधे चक्कर काटने के बाद जो P पॉइंट होगा, क्या वो अपर पोजीशन पर आ जाएगा? तो ऐसे मान लो कि आधे चक्कर के बाद जो P पॉइंट होगा वो यहाँ होगा कि नहीं होगा? P पॉइंट बिल्कुल होगा, क्यों भाई आधे चक्कर के बाद ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक भाई। आप वैसे तो रोटेशनल मैकेनिक्स के फंडे लगेंगे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, आप ऑब्जर्वेशन से ही बताओ, क्योंकि शुरुआत की बात है। भाई आधे चक्कर में एक चक्कर लगाएगा, भाई खुद ही बताओ ना, सर्किल में एक चक्कर, भाई कोई आप किसी भी पहिए को एक जगह घुमा दो तो आधे चक्कर में वो यहाँ पहुंच जाएगा। अब आगे कितना बढ़ेगा वो अलग मुद्दा है, ठीक, तो आधे चक्कर में वो यहाँ पहुंच जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, जब वो आधा चक्कर काट रहा होगा तो ये पॉइंट यहाँ होगा, तो बताइए, अब देखिए जितना लेंथ इतने हिस्से का होगा आधे चक्कर में, जितना लेंथ इस पार्ट का होगा, जैसे यहां पे ये मैं कुछ पॉइंट बना देता हूं, ये A, यहां पर B, यहां पर ये C, यहां पर ये D, ठीक, ये ठीक है। तो देखिए जब ये आगे बढ़ेगा तो कुछ देर बाद इसको ये टच करेगा, फिर ये B पॉइंट यहां टच करेगा, फिर C पॉइंट यहां टच करेगा, ठीक, फिर D पॉइंट, फिर अपर मोस्ट पॉइंट ले लो इसको, चलो ये जो D पॉइंट है ये D पॉइंट, फिर D पॉइंट यहां पे जाके टच करेगा, ठीक, और जो P पॉइंट होगा वो यहां पहुंच चुका होगा। तो इस समय D सबसे ऊपर है, तो आधे चक्कर के बाद D यहां चुका होगा, ये C यहां चुका होगा। तो बताइए ये जो लेंथ होगी यहां से यहां तक, ये जो लेंथ होगी, क्या वो इस आधी सरकमफ्रेंस के बराबर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो बताइए आधी सरकमफ्रेंस कितनी होगी? ये जो डिस्टेंस हो जाएगा D, ये हो जाएगा टोटल सरकमफ्रेंस कितनी होती है, इसकी रेडियस r है, तो 2 पाई r होती है, तो ये हो जाएगी पाई r। और बताइए ये कितना यहां से यहां तक? 2r। अब आपसे पूछा क्या है? अब आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल, तो ये पोजीशन कौन सी हो जाएगी बताइए? इनिशियल। और ये पोजीशन कौन सी हो जाएगी बच्चों बताइए? फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सीधे सीधे ये, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो बताइए अब सीधे सीधे निकल आएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका मोड ले लीजिए अंडर द रूट। इसको वेक्टर मेथड से नहीं निकालेंगे, किससे निकालेंगे? ज्योमेट्रिकल मेथड से, क्योंकि यार आप अब हर तरह के वेरिएशन तो देख रहे हैं। तो बताइए ये पाई r और ये 2r, तो ये कितना आ जाएगा बताइए? 2r का स्क्वायर प्लस पाई r का स्क्वायर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए पढ़िए सवाल। अ मैन मूव्स 4 मीटर अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, देन 3 मीटर अलोंग नॉर्थ, आफ्टर दैट ही क्लाइम्स अप अ पोल टू अ हाइट 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ ईस्ट वेस्ट वाली, वैसे तो सब आप जानते ही हैं। देखिए यार, देखिए ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन होती हैं, ये डायरेक्शन बोर्ड के ऊपर ईस्ट होती है, सब बता चुके हैं हम, माधवा की फिर बता रहे हैं। ये वेस्ट होता है, ये क्या होता है? नॉर्थ होता है, ये क्या होता है बताइए? साउथ होता है,
ठीक। और अगर इसी में ज़रा सुन लीजिए, पहले भी बता चुका हूँ फिर बता रहा हूँ, तो ये ईस्ट हो गया ई, ये डब्लू, ये एन, ये एस। अगर कोई भी पॉइंट यहाँ से 45 डिग्री पर होता है 45, तो इसको क्या बोला जाता है जानते हो? इसको बोला जाता है ईस्ट नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट। ऐसे यहाँ पर ये दोनों तरफ से 45 होगा, ये सब पता होना चाहिए आपको। कोई भी पॉइंट यहाँ से 45, यहाँ से भी 45, तो इसको बताइए इस वाले क्वाड्रेंट में आ गया तो क्या बोला जाता है? नॉर्थ वेस्ट या फिर वेस्ट नॉर्थ इसको पढ़ा जाता है। ऐसे यहाँ पर कोई भी पॉइंट जो 45 पर होगा, यहाँ से भी 45 पर होगा, इसको क्या पढ़ा जाता है जानते हो? वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट पढ़ा जाएगा। ऐसे यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट 45 पर होगा तो इसको क्या पढ़ा जाएगा बताइए? 45, ये भी 45, तो क्या पढ़ा जाएगा? ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट। उतार लो, पढ़ा चुका हूँ वेक्टर में, पर फिर भी हर मौके पर अच्छे कॉन्सेप्ट को हमेशा रिवाइज कराऊंगा। ठीक, साउथ ईस्ट पढ़ा जाता है। इसके अलावा जरा समझिए, इसके अलावा समझिए जरा, ठीक, इसके अलावा समझिए जरा। ये तो ईस्ट हो गया। अगर यहां से कोई पॉइंट जैसे 30 डिग्री पर होता, ये पॉइंट है तो P, तो P इज, इसको कैसे पढ़ा जाता है सुनो जरा। P इज 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट ऑफ सॉरी ईस्ट, ऐसे पढ़ा जाता है। या इसको और कैसे पढ़ सकते थे? अगर यहां से एंगल कितना बनेगा? ये 60 डिग्री, तो इसको क्या पढ़ेंगे देखिए, और जो P पॉइंट की पोजीशन है वो क्या पढ़ी जाएगी? और P इज 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसमें यार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैंने एक बार और बता दिया है। इसको इस तरह से रीड किया जाता है, जैसे यहाँ से मान लीजिए ये कोई पॉइंट होता Q और ये एंगल होता मान लो 20 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा? 80 डिग्री। तो इसको अगर मैं पढ़ना हो टेक्निकल लैंग्वेज में, जो फिजिक्स के क्वेश्चंस में दी रहती है, तो कैसे पढ़ेंगे बताइए? Q इज, अब बताइए साउथ से कितना एंगल बना रहा है? 20 डिग्री। Q इज 20 डिग्री, किधर है बताइए? साउथ से ईस्ट की तरफ, तो ये आ जाएगा 20 डिग्री ईस्ट किसके? ऑफ साउथ। इस तरह से बच्चों पढ़ा जाएगा। या फिर और क्या लिखेंगे इसको? अगर आपको 80 डिग्री से इसी को बात को पढ़ना है तो बताइए ईस्ट से साउथ की तरफ कितना है? 80 डिग्री, और Q इज 80 डिग्री किधर? साउथ ऑफ ईस्ट। इस तरह से बेटा पढ़ा जाता है ये, ठीक है। इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन आता है। आप एक ट्राई कर लो, जैसे यहाँ पर ये होता θ1, ये होता θ2, और मान लो ये पॉइंट R होता। बताइए R को क्या पढ़ेंगे? खुद एक बार लिख के देख लो, R को क्या पढ़ेंगे? खुद लिख के देख लो एक बार। तो मैं बता देता हूँ, R इज, अब देखिए θ1 में लिखना है, तो θ1 किधर है बताइए? साउथ। θ1 साउथ किसके? ऑफ ईस्ट। बहुत आसानी से बता दिया। या फिर इसी को क्या लिखेंगे? अगर θ2 में लिखना है तो क्या लिखेंगे? R इज θ2 किधर है बताइए? वेस्ट ऑफ किसके? साउथ। कितना आसान है, एकदम फंडा क्लियर हो गया। तो ये डायरेक्शन मैंने आपको समझाया किस तरह से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। चलिए जरा बात कर लेते हैं, पॉज करके उतार लेना इसको, ठीक है। तो ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ठीक। अब मैन मूव्स 4 मीटर लॉन्ग ईस्ट। अब जरा देखिए, अब यहां से आदमी चलता है 4 मीटर किधर चल रहा है बताइए? ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक। यहां से O से चला, मान लीजिए ए पर पहुंचा, आराम से देखिए हर सवाल को। ए पर पहुंचा, 3 मीटर अलोंग नॉर्थ। अब नॉर्थ की तरफ चलेगा तो यहां से टर्न कितना लेगा? 90 डिग्री। तो 3 मीटर ये
अलोंग, मान लीजिए यहाँ पर बी पहुंचा ये, ठीक। उसके बाद आफ्टर दैट ही लिखा था यार यहाँ पर, ठीक है। आफ्टर दैट ही क्लाइम्स अप अ पोल। अब यहाँ पर क्या है, अब वो पोल पे चलता है, ध्यान रखना, पोल का मतलब अब वो इस डायरेक्शन में यूं चलेगा, यूं। क्लियर हुआ? अब इसको ज्योमेट्री से समझ लो। देखो यहाँ पर पहले वो ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर पोल पे चढ़ता है, चढ़ने का मतलब अब वो इस डायरेक्शन यूं चला, ये वाला डायग्राम आएगा। देखो जरा, क्लियर हो गया? तो डिस्प्लेसमेंट होगा ये इनिशियल से फाइनल। तो इसको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कौन सा मेथड बेहतर होगा, ज्योमेट्रिकल के वेक्टर? सर्टेनली वेक्टर, क्योंकि ज्योमेट्री में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वेक्टर मेथड ही थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेशन है, 3D में पिक्चर जा रही है, तो 100% वेक्टर मेथड ही बेहतर होगा, ठीक। ये है। तो सबसे पहले क्या पूछा था, फाइंड डिस्टेंस, एक तो पूछा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही आपसे पूछे हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जरा निकाल देते हैं, चलिए। तो डिस्टेंस बताइए कितना हो जाएगा, ठीक। बताइए डिस्टेंस तो सीधे क्या हो जाएगा, बताइए। तो डिस्टेंस हो जाएगा, वो तो टोटल पाथ लेंथ होता है, तो पाथ लेंथ बताइए 4 मीटर 3 मीटर, 4 + 3 प्लस बताइए पोल पे कितना है, 12, 12 इक्वल टू कितना हो गया, 7 12 3 15 और 4 19 मीटर, 19 मीटर हो गया। क्लियर हो गया? अब डिस्प्लेसमेंट लिखना है, तो एस वेक्टर जो हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा ओ ए वेक्टर प्लस फिर ए बी वेक्टर प्लस फिर वो पोल पे चढ़ा होगा, जो भी पोल पे चढ़ा है, मान लीजिए वो इधर आया है, तो अब बताइए ये एक्स है वाई है, तो उसको किधर मानेंगे, जेड डायरेक्शन में, तो उसको आप कुछ मान लीजिए बी पी वेक्टर, ठीक। तो ये तो किधर है, आई कैप की तरफ है, ये किधर है, जे कैप, ये किधर मान लिया, के कैप, कुछ है ही नहीं। तो एस वेक्टर इक्वल टू, अब सभी को वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, ओ ए कितना लिखेंगे बताइए, 4 आई कैप प्लस ए बी क्या लिखेंगे बताइए, 3 जे कैप प्लस पोल वाले को क्या लिखेंगे बताइए, 12 के कैप। और अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो देखिए बहुत आसान हो गया, अंडर द रूट इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 + 9 + 144। मेरे हिसाब से यार जोड़ तो ले हुए 144, जोड़ तो ले हुए, ठीक है। कितना आ रहा है वैसे बताइए, ये आ जाएगा 169, 13 मीटर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन अगर लिखना है तो डायरेक्शन कोसाइन से लिखेंगे, बता चुका हूँ, बाद बाकी मैग्नीट्यूड ही पूछा है तो मैग्नीट्यूड ही लिख के आगे बढ़ो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, पढ़िए सवाल। अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, फिर से वही नॉर्थ ईस्ट वाली बातें हैं, 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर साउथ टू रीच कैफे फ्रॉम हिज होम, ठीक। जरा करते हैं। अब देखिए पहले तो जो अच्छे बच्चे पॉज करके ट्राई करेंगे क्वेश्चन को, तो पहले ईस्ट वेस्ट का फंडा आपको बता चुके हैं, ये ईस्ट होगा, ये क्या होगा, वेस्ट होगा, ये क्या होगा, नॉर्थ होगा, और इधर क्या होगा, साउथ होगा, ठीक। अब बताइए पहले किधर चलता है, जैसे उसका ये होम है एच हमने ये मान लिया, 40 मीटर ड्यू ईस्ट, 40 इधर चलता है ईस्ट, इसको मैंने ए कह दिया, ठीक। उसके बाद फिर किधर चलता है, 20 मीटर, 50 मीटर ड्यू ईस्ट, 40 मीटर, सॉरी गलत कर दिया मैंने, ये पहले किधर चलता है, यहाँ से पहले ये होम है, मान लीजिए होम, पहले नॉर्थ में जा रहा है, 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो नॉर्थ किधर होगा, ऊपर की तरफ, तो पहले नॉर्थ में चला 50 मीटर। उसके बाद बताइए किधर चलता है, फिर जा रहा है 40 मीटर ड्यू ईस्ट, फिर 40 ईस्ट की तरफ जा रहा है 40 मीटर, तो इसको आप ए कह दीजिए, इसको मैं बी कह देता हूँ, ठीक। 40 मीटर ड्यू ईस्ट हो गया एंड 20 मीटर साउथ की तरफ है 20 मीटर, तो साउथ की तरफ 20 मीटर है, तो देखिए जरा इधर 20 मीटर आ गया, इसको आप सी कह दीजिए। क्लियर, ये चलता है। व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द कैफे,
तो कैफे तक पहुंचने के लिए उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, तो डिस्टेंस होता है हमेशा एक्चुअल पाथ लेंथ, तो 50 40 20, तो डिस्टेंस की वैल्यू तो आप सीधे सीधे लिख देंगे, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा बेटा 50 प्लस 40 प्लस 20, हाउ मच, 110 मीटर। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, इसकी डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है इसमें, डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, तो डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ पे चाहो तो ज्योमेट्री से निकालो, चाहे वेक्टर मेथड से निकालो। मेरे हिसाब से वेक्टर मेथड 100% बेहतर होगा, उसमें प्रॉपर डायरेक्शन आ जाएगा। तो बताइए जो फाइनल वेक्टर होगा वो होगा क्या, बताइए क्या यार, ये सिंपली हो जाएगा इनिशियल से फाइनल, ये हो जाएगा एस वेक्टर। तो एस वेक्टर बाई पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, क्या दिस प्लस दिस प्लस दिस हो जाएगा। तो यहाँ पे एस वेक्टर को क्या लिखेंगे बताइए, ये लिखेंगे एच ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस, बताइए क्या आ जाएगा, बी सी वेक्टर। यार आपको मैंने बहुत अच्छे से चीज़ें समझा दी हैं, वेक्टर का प्रॉपर आप यूज़ देख रहे हैं। अगर इतना नहीं आएगा फिजिक्स वीक हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। इससे बेहतर यह है कि 2 दिन कड़ी मेहनत करके 9 लेक्चर वाइब्रेंट फिजिक्स बाई रघुराज सर यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं, एक एक करके देख लो। ठीक, अब सभी वेक्टर्स को लिख दीजिए जरा, एस वेक्टर इक्वल टू, बताइए इस वेक्टर को क्या लिखेंगे। अब देखिए ये जे कैप लिखा जाएगा, क्यों, ये क्या होता है आपका जे कैप होता है, ये क्या होता है आई कैप होता है। तो ये आप जे कैप लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 50 जे कैप प्लस ए बी को क्या लिखेंगे बताइए 40 आई कैप। ठीक, ये बताइए बी सी को क्या लिखेंगे -20 जे कैप। और कुछ है ही नहीं, बहुत आसान था। कितना आसान आ गया, कोई भी दर्द नहीं हुआ होगा। तो बताइए इसमें से, अब देखिए जे को जे में से घटाते हैं, आई को आई में से घटाते हैं, या एक ही डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं। तो बताइए कितना आ जाएगा 40 आई प्लस 30 जे। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यह था, मैंने आपको यह बताया था कि आखिरी में इसको रीड भी करना होता है, और अभी से आदत डाल लो, मजा आ जाएगा आपको रिलेटिव मोशन में जब पहुंचोगे तो। यार पता भी नहीं लगेगा फिजिक्स कब आसान हो गई। जितना बता रहा हूं उतना एक एक पॉइंट सीखते तो चलो, इसको जरा रीड करना होता है। तो जरा इसको रीड करते हैं, जरा देखिए रीड करते हैं। ठीक है, अब इस वेक्टर को जरा रीड करिए। जब आप रीड करेंगे, जैसे ये एस वेक्टर है, एस वेक्टर लिखा हुआ है 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। इसको रीड करना है। जब मैंने आपको बताया कि जब भी आप इसको रीड करेंगे, वेक्टर है क्या, तो आप हमेशा ट्रायंगल लॉ कभी ना सोचना, केवल और केवल पैरेललोग्राम लॉ सोचना होता है। तो पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसका और इसका जोड़ने के बाद ये आ रहा है। तो इधर कितना बताइए 40, ये वेक्टर 40, और इधर कितना है जे में बताइए 30, और इन दोनों का ये रिजल्टेंट, ये आपका एस वेक्टर है। ये एंगल फाइंड आउट करना होता है मेनली, ये एंगल फाइंड आउट करना होता है ये वाला। क्लियर हो गया। इसका मैग्नीट्यूड तो बताइए, लिख ही देंगे आप, कितना लिख देंगे बताइए, एस वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू अंडर द रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1600 प्लस 900 बराबर आ गया मेरे हिसाब से 50 मीटर। तो मैग्नीट्यूड तो 50 मीटर आ गया। अब इसका मेन एंगल था ये एंगल थीटा। ठीक, तो बताइए इसको मैं हटा देता हूं। ठीक, तो बताइए tan थीटा कितना लिखेंगे, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा 30/40 इज इक्वल टू 3/4। तो थीटा की वैल्यू आ गई बेटा 37 डिग्री। ये भी स्टैंडर्ड पढ़ा चुका हूं कि tan 3/4 किसकी वैल्यू होती है 37। ओके, सही चल रहा है वैसे, स्पीड तो नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये थोड़ा सा मैंने ट्रैक से हटके सवाल जानबूझ के लिया है, जिससे आपको थोड़ा सा मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सकूं। क्वेश्चन है द पोजीशन एक्स ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज टी बराबर √x+3। कैलकुलेट द, 3 बातें पूछी हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 3 सेकेंड टू 6 सेकेंड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू 6 सेकेंड। ठीक है, चलिए तो इसमें मैं केवल ये बचा लेता हूं। ठीक है, ये बचा लेता हूं केवल।
और इनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ी जगह मिल जाएगी ना मेरे को। ये पता ही आपको क्या पूछा था, ये हटा देता हूँ, ठीक, ये जगह मिलेगी सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, सबसे पहले बच्चों को कन्फ्यूजन आता है, सर ये क्या दे दिया आपने। तो देखिए यार, है कुछ नहीं, ये फिजिकल क्वांटिटीज को मैथमेटिकल एक्सप्रेस करने के तरीके होते हैं। जैसे आप अपने लिए भी कुछ डिफाइन कर दें, जैसे आपकी पढ़ाई जैसे आपने लिख दिया पढ़ाई बराबर, आप कुछ भी लिख दो कि t+6 AM, ऐसे मान लो। जैसे मैंने आपकी पढ़ाई लिख दी t+6 AM, ये मीनिंग थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो नए बच्चे हैं जरा समझो। तो इसका मतलब यह है कि जैसे आपने t=0 लिखा, तो इसका मतलब यह है कि आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, यही तो मतलब हो गया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। कब? एट 6 AM। भाई जैसे ही आप t को इसमें 0 पुट करोगे, 6 AM पे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब ये टाइम आपको सारी बातें बताता रहेगा। अच्छा, इसमें फिर वैल्यू भी लिख देता है कि t की वैल्यू आप लिख सकते हैं, मान लीजिए 4 से कम ही लेनी है, 4 से कम लेनी है t की वैल्यू। तो अब ये आपको बता रहा है कि t की वैल्यू 4 से कम लेनी है। तो अगर हम t=1 सेकंड पर आ जाए तो बताइए क्या हो जाएगा, या जो भी है, तो बताइए उस समय भी आप पढ़ रहे होंगे तो t को 1 लिखेंगे, तो पढ़ाई भी इस समय भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। कब तक कर रहे हैं बताइए? 7 AM पर भी आप पढ़ रहे हैं। t को मैंने 2 पुट कर दिया तो आप 8 AM पर भी पढ़ रहे हैं, 3 पुट कर दिया 9 AM पर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं। इसका मतलब आपने पढ़ाई कब तक की? इस फंक्शन से अगर मैं बताऊं तो आपने 4 घंटे की पढ़ाई की। कब से कब तक? 6 बजे से लेके 10 बजे तक पढ़ाई की। ये मीनिंग होते हैं एक्चुअली बताने के, इसमें कोई डरना नहीं चाहिए, ठीक है। ये कोई कठिन नहीं होते हैं, बात समझ में आई? कोई कठिन नहीं होते हैं, फालतू में ना डरो। अब देखिए हम इसको समझाते हैं आपको, इसको समझाते हैं, देखिए कैसे। अब देखिए कोई पार्टिकल है, तो यहाँ पे x का मतलब कुछ नहीं दिया है, तो x का मतलब आप x कोऑर्डिनेट ही मानेंगे। पहले तो ये सुन लो, मतलब अलोंग द x एक्सिस, कुछ दिया नहीं है ना, तो जब नहीं दिया है तो जो सबसे आसान हो वही मान लो, तो मान लेंगे x कोऑर्डिनेट। ये बातें भी आप पढ़ते पढ़ते सीखोगे कि यहाँ पर x का मतलब क्या माने। कई जगह दिया रहता है, धीमे धीमे सारे चेंजेस आएंगे, आप देखना पढ़ाई करते करते। तो यहाँ पे x का मतलब मैं मानूंगा x कोऑर्डिनेट। तो देखिए सॉल्यूशन लिखता हूँ, तो t दिया है √x + 3। तो इसका मतलब मूव करते हुए पार्टिकल के x कोऑर्डिनेट को मैं फाइंड आउट कर लेता हूं। देखो कैसे, तो यहां से क्या आ जाएगा बताइए, √x बराबर क्या आ जाएगा, t-3। तो यहां से दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, x बराबर क्या आ जाएगा, t² + 9 - 6t। तो x बराबर आ गया t² - 6t + 9। ये उस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट है। अब जैसे ही आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, उसी के हिसाब से उसका x कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा कि इस मूवमेंट पर ये पार्टिकल यहां पर है, इस मूवमेंट पर ये पार्टिकल यहां पर है, ठीक है। जरा समझा देते हैं, जैसे देखिए, तो बताइए यहां से सीधे सीधे इसको यहां लिख देता हूं, x बराबर आ गया t² - 6t + 9, ये आ गया, ठीक है। इसको हटा देता हूं, क्लियर हो गया बेटा, ठीक। अब देखिए मान लीजिए ये x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन O, इसको हम 0,0 कहते हैं। अब पहला सवाल था 0 से 3 सेकंड, तो t=0 आप इसमें पुट करो तो पार्टिकल की पोजीशन आपको मिल जाएगी। तो जैसे t को 0 पुट करोगे तो ये भी 0, ये भी 0, तो इसका मतलब उस समय x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। तो पार्टिकल ने जो चलना शुरू किया, ठीक, इधर मैं टाइम लिख रहा हूं, t=0 पर कहां है, x = 9 पर है। तो ये डिस्टेंस बताइए यहां से कितनी है, 9 मीटर है ओरिजिन से। ये कितनी है, 9 मीटर, कुछ है ही नहीं। 3 सेकंड की बात कर लेते हैं, तो 3 सेकंड में आप 3 पुट कर दो, तो बताइए 3 सेकंड में कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बताइए, 9 - 18 + 9, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल आगे गया है, इसका मतलब पार्टिकल ये यहां पर आ गया, ये
ये 0 आ गया ना, 0, ठीक। तो इसका मतलब t इक्वल टू 3 सेकंड पे वो यहाँ है। मैं इसको हटा दूं यहाँ से, 1 मिनट को, इसकी जरूरत नहीं, ज़्यादा थोड़ा बना लिया था। 1 मिनट, कुछ नहीं, सब सही करेंगे, ठीक है। इसको मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट कर 0 कह देता हूँ, ठीक है, 0 यहाँ पे। तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर वो यहाँ था, कहाँ पर था, x इक्वल टू 9, और t इक्वल टू 3 सेकंड पे यहाँ है, यहाँ पर आ गया t इक्वल टू 3 सेकंड पर। तो बताइए 0 से 3 सेकंड, 0 से 3 सेकंड की बात करें, अरे यार ये तो फॉर्मूले के हिसाब से ही तो बताएंगे जो हमको मिल रहा है भाई। t को हमने 3 पुट किया तो देखो 9 और ये 89, 0 आ रहा है, और 0 पुट किया तो 0 0 9 आ रहा है। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ पर है और t इक्वल टू 3 सेकंड पर यहाँ है। तो बताइए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पूछा था इसमें, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो तो इनिशियल से फाइनल हो जाएगा, ये हो जाएगी इनिशियल पोजीशन, और ये क्या हो जाएगी इसकी, बताइए फाइनल। फाइनल तो बताइए डिस्प्लेसमेंट सीधे सीधे क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया एस वेक्टर। अगर डायरेक्शन के लिए लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, -9 आई कैप, ये हो गया, कुछ है ही नहीं, एकदम आसान है। अब यार इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप आगे आएंगे, लेकिन आपको हम केवल ये इक्वेशन रीड करना सिखा रहे हैं इसमें। क्लियर हो गया। जरा दूसरा देखिए, जैसे आपको 3 सेकंड टू सेकंड, देखिए 3 सेकंड टू 6 सेकंड देखना है, तो दोनों पॉइंट पर पोजीशन फाइंड आउट कर लो। देखिए जैसे एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, अभी अभी आपने निकाला x इक्वल टू 0 आया है, लेकिन अगर आप फाइंड करते हैं एट t इक्वल टू 6 सेकेंड, तो 6 वैल्यू पुट कर दो इसमें, जरा देखो 6 पुट करके देखो, x इक्वल टू 6 करोगे तो ये आ जाएगा 36 माइनस 36 प्लस 9 बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। तो फिर से कितना आ गया बताइए, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, जो भी है यूनिट 9 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया, तो देखिए ये अगर हमने 0,0 मान लिया, ठीक, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पर कहाँ है, वो x इक्वल टू 0 पर है, तो 3 सेकेंड पर यहाँ है, ये t इक्वल टू 3 सेकेंड पर है, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 0। क्लियर है। और t इक्वल टू 6 सेकेंड पर कहाँ है, x इक्वल टू 9, तो वो यहाँ पर है। आपको ये नहीं सोचना है कि वो कैसे मूव किया, क्या उसने किया, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा फोकस केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन फाइंड आउट करने पर है। तो यहाँ पर आ गया वो, देखिए t इक्वल टू कब है, वो 6 सेकेंड, यहाँ पर फिर से x इक्वल टू कितना है, 9। तो फिर से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये बताइए कौन सी पोजीशन हो जाएगी, ये इनिशियल हो जाएगी, और ये उस इंटरवल की कौन सी हो जाएगी, फाइनल पोजीशन हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट अब की बात देखो, ये हो जाएगा इस इंटरवल का एस वेक्टर इक्वल टू, बताइए कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 आई कैप। क्लियर हो गया बेटा, ठीक। अच्छा, इसमें थर्ड पार्ट में डिस्टेंस भी पूछा है, तो मैं जानबूझ के इसको अभी स्किप कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर मुझे वेलोसिटी की चर्चा करनी पड़ जाएगी, किस तरीके से उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, और वेलोसिटी इसके बाद अगला पैरामीटर है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट को मैंने रोक दिया है, केवल डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट इसका मैंने करा दिया है, ठीक है। चलिए यार, उसमें क्या है ना, अभी इसके बाद बहुत अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि उसने डायरेक्शन और मोशन कहाँ से चेंज किया, ये मैं तभी बता पाऊंगा जब पहले मैं वेलोसिटी पढ़ा लूँ, ठीक है। इसलिए मैं इसको अभी नहीं डिस्कस कर रहा, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए सवाल। अ मैन वॉक्स 30 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, देन 20 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, एंड इन द लास्ट 30√2 मीटर टुवार्ड्स साउथ वेस्ट। देखिए साउथ वेस्ट की चर्चा आ गई है, अभी मैंने आपको समझाया भी था ये, ठीक है। साउथ वेस्ट की चर्चा देखो आ गई, अभी समझाया भी था। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन। चलिए, कलर कौन सा अच्छा, ये रहता है वो अच्छा जाता है, ये। तो देखिए फिर से मैं आपको ईस्ट वेस्ट बना देता हूं, ये ईस्ट होगा, वेस्ट, नॉर्थ, और ये साउथ। अब जैसे इसमें साउथ वेस्ट है, तो अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि साउथ वेस्ट का मतलब क्या होगा, पहले ये सुन लो। साउथ वेस्ट का मतलब होगा साउथ ये, वेस्ट ये, तो यहां से कितना एंगल बना रहा होगा बताइए, ये जो एंगल बना रहा होगा
ये जो एंगल बना रहा होगा यहाँ से 45 बनाएगा, ध्यान रखना 45, ये साउथ वेस्ट होगा। ठीक, ये पहली बता देता हूँ आपको, ये साउथ वेस्ट होगा। साउथ वेस्ट मतलब एंगल 45 दोनों से। अब जरा पढ़ देते हैं। अब मैन वॉक्स 30 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो यहां से चला नॉर्थ की तरफ 30, ओ ए कह देते हैं इसको, यहां पहुंच गया 30 मीटर, बड़े आराम आराम से करिए। देन 20 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, फिर ईस्ट के लिए चला 20 मीटर। ठीक, 20 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट एंड इन द लास्ट 30√2 मीटर टुवार्ड्स साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट देखिए ये होगा, तो इस लाइन के पैरेलल चलेगा, ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इधर ये साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट का मतलब यहां से जो एंगल होगा वो 45 होगा, ये इसकी ब्यूटी है। और डिस्टेंस कितना है बताइए, ये 30√2। ठीक, तो अब बताइए आप इसमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल से फाइनल, तो बताइए ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर, क्यों, ये तो हो जाएगी उसकी इनिशियल पोजीशन, और ये हो जाएगी बताइए कौन सी, फाइनल पोजीशन। यार एकदम से आपके सब फंडे क्लियर हो जाएंगे, फाइनल पोजीशन। तो मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से भी बताइए ज्योमेट्री से करना चाहिए कि वेक्टर मेथड से, 100% वेक्टर मेथड से। ठीक, जरा मैं लिख देता हूँ सारे वेक्टर। ठीक, ए, ये ओ बी, और इसको मैं लिख देता हूँ सी। तो देखिए एस वेक्टर जो हो जाएगा, एस वेक्टर इक्वल टू, एस वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बताइए ओ ए वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एस वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर, जरा ओ ए वेक्टर लिखिए, क्या लिखेंगे बताइए, 30 जे कैप, बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं। ए बी वेक्टर क्या लिखेंगे बताइए, 20 आई कैप। अब बी सी वेक्टर लिखना है, इसको जरा सिखाता हूं। अगर आप इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो बी सी वेक्टर को कैसे लिखेंगे, तो देखिए बी सी वेक्टर ये होगा, ये होगा बी से सी, सी यहां से जो एंगल होगा ये 45, तो ये भी 45। अब आप इसको कंपोनेंट्स में लिख लीजिए, इसका लेंथ कितना है बताइए, 30√2। तो बी सी वेक्टर को पहले कंपोनेंट्स में एक्सप्रेस कर लीजिए। क्या कंपोनेंट थे, ये प्लस ये, सब पढ़ा चुके हैं वेक्टर में। तो ये बताइए कितना आ जाएगा, (30√2) था, तो ये आ जाएगा 30√2 30√2 cos 45 माइनस आई कैप प्लस 30√2 साइन 45 माइनस जे कैप। क्लियर, तो जो बी सी वेक्टर आ जाएगा, या cos 45 कितना होता है बताइए, 1/√2, तो ये आ जाएगा -30i माइनस 30 जे कैप। ये आपका बी सी वेक्टर आ गया। तो बी सी वेक्टर को आप यहाँ लिख दीजिए, कितना आ जाएगा, -30i माइनस 30 जे कैप। ओके, एस वेक्टर इज इक्वल टू, अब आप जे में जे को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए जो भी हो, तो ये 30i, ये 20i, तो ये आ जाएगा -10i -10i, और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया वो -10i, इसका मतलब जो फाइनल वेक्टर वो ये होगा। ठीक, डायरेक्शन अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, और मैग्नीट्यूड उसका 10। फंडा क्लियर, एकदम आसान आसान। अगला क्वेश्चन, ये थोड़े से और आसान क्वेश्चन है, देखिए। A body moves along a quarter circle
फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। जरा देखिए, बहुत आसान है, कोई नहीं पर लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है भैया। ये पूरा सर्किल है, क्वार्टर सर्किल की बात कर लेते हैं। क्वार्टर का मतलब इतना सर्किल हो गया, ये क्वार्टर सर्किल हो गया। अब देखिए, इसका रेडियस अगर मैंने r मान लिया, तो अगर मैं इसको इनिशियल पोजीशन मान लेता हूं, तो ये बताइए क्या हो जाएगी, फाइनल पोजीशन। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो होता है हमेशा इनिशियल से फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट यार ये हो जाएगा, ये s, और ये जो हो जाएगा वो डिस्टेंस हो जाएगा। इन्हीं का आपसे रेशियो पूछा है, इन्हीं का आपसे रेशियो पूछा है। बताइए क्या हो जाएगा रेशियो, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्टेंस टोटल आर्क लेंथ होगा। बताइए अगर इसका रेडियस आर है तो टोटल आर्क लेंथ कितना होता है सर्कल का, 2 पाई आर, तो इसका कितना हो जाएगा बताइए, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल, इसकी रेडियस आर, इसकी रेडियस आर, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, r√2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर r√2, ये हो जाएगा r√2। तो बताइए इसका आंसर कितना हो गया, वो तो कर ही लोगे, r से r गया, ये आ जाएगा π/2√2। ठीक, एकदम आराम से उतारो, पॉज करके प्रैक्टिस करते रहो भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज 0, डिस्टेंस कवर्ड 0 दिया है, ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट, अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मस्ट बी 0, मे और मे नॉट बी 0, कैन नॉट बी 0, डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल। यार अगर आपको डिस्टेंस 0 दे दिया तो मैंने आपको 6 बड़े अच्छे पॉइंट लिखाए थे। तो डिस्टेंस, अगर पार्टिकल ने पोजीशन चेंज की तो एनी हाउ डिस्टेंस 0 हो ही नहीं सकता। अगर डिस्टेंस 0 है, अगर डिस्टेंस 0 है, ध्यान से सुनिए, ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। डिस्टेंस 0, इसका मतलब हो गया कि पार्टिकल डज नॉट चेंज, पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। अगर डिस्टेंस 0 है तो पार्टिकल ने पोजीशन चेंज नहीं की, जो वो जहां है वहीं है। तो बताइए फिर डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, तो डिस्प्लेसमेंट मस्ट भी 0, ये ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक, ए ऑप्शन हो जाएगा, करिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आराम से। लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल इज चेंज्ड, अब की बार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पार्टिकल की लोकेशन चेंज हुई है। व्हाट कैन वी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। आराम से पढ़िए पहले ऑप्शंस को, फिर मुझे बताइए, 1 मिनट पढ़ लीजिए। अब की बार पोजीशन बदली है, तो मैं कोई भी ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन पढ़ता हूं, तो अगर पोजीशन बदली है तो पोजीशन बदलने पे, पोजीशन बदली है, द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल चेंज। ध्यान रखना, ये मत सोचना कि सर यहां से ये आ गया, तो अगर ये आ गया तो इसमें पोजीशन चेंज नहीं हुई, पोजीशन डज नॉट चेंज, क्योंकि जहां से चला वहीं आ गया ना, तो इसमें डिस्टेंस नॉन जीरो होगा, तो डिस्टेंस नॉन जीरो होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। लेकिन पोजीशन बदली है, इसका मतलब वो ए से चाहे किसी भी रास्ते पर गया है, किसी भी रास्ते से बी पर गया तो है, पोजीशन तो बदली है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ना डिस्टेंस 0 हो सकता है। तो बोथ कैन नॉट बी 0, ये ऑप्शन तो हो ही गया। और पढ़ लेते हैं, एक आधा ऑप्शन और हो, 1 ऑफ द 2 में भी 0, ये गलत हो गया, एक भी 0 नहीं होगा। बोथ मस्ट बी 0, ये भी गलत हो गया। इफ 1 इज
पॉजिटिव द अदर इज नेगेटिव एंड वाइस वर्सा, ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है भाई। डिस्प्लेसमेंट को तो पॉजिटिव मान लो, ये डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले लिया तो डिस्प्लेसमेंट तो ए से बी में पॉजिटिव हो गया, क्योंकि वो तो आपके ऊपर है। पर डिस्टेंस का तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है, क्योंकि क्वांटिटी कैसी है, स्केलर। आराम से एक एक देखिए, मैंने आपको पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट बताए, फिर इतनी प्रैक्टिस कराई, आपको एक एक फंडा क्लियर हो गया होगा। यही स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन में सब में होता है, यही कराऊंगा सब में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए आराम से, आराम से पढ़ लो, पहले 1 मिनट का समय ले लो। चलिए, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 20 सेकेंड। देखिए, एक एथलीट एक सर्कुलर ट्रैक ये है, वो यहां से चलता है, रेडियस आर है इसका, यहां से चलता है किसी भी स्पीड से ए से, और वो इस चक्कर को कितनी देर में पूरा कर लेता है, 20 सेकेंड में। तो अगर हम उसकी स्पीड निकालेंगे, तो यार 10th क्लास से पहले ही पढ़ लेते हो, तो स्पीड आ जाएगी सीधे सीधे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इक्वल टू, बताइए डिस्टेंस कितना चलेगा, 2 पाई आर, और टाइम कितना है बताइए, 20 सेकेंड। तो आ जाएगा पाई आर अपॉन 10, पाई आर अपॉन 10। ओके, जो भी उसका यूनिट रहा हो, सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड, रेडियस का ही, ठीक है। व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो देखिए, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये तो मैंने ऐसे ही कर दिया, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब आप एक बात बताइए, एक चक्कर कितने टाइम में काट रहा है, 20 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितने चक्कर काटेगा, ये देखो आराम से देखना। जैसे 2 मिनट एंड 20 सेकेंड, इसका मतलब कितना हो गया, 2 मिनट के भी सेकंड बना दो तो ये हो जाएगा 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड। ये आ जाएगा आपका 140, या इसको 20 में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, देखो 6 × 20 प्लस 20 बराबर आ जाएगा 7 × 20। मैंने क्यों लिखा है ऐसे, क्यों, जब देखिए पहला चक्कर काटेगा तो पहला चक्कर 20 सेकंड में, जैसे यहाँ से यहाँ गया, फिर अगले 20 में फिर एक चक्कर काट गया वो, फिर अगले 20 में फिर एक चक्कर काट गया, तो ऐसे करके ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, नंबर ऑफ टर्न्स। तो बताइए एक चक्कर 20 सेकंड में काट रहा है, तो बताइए 140 सेकंड में, 140 सेकंड में सीधे सीधे 7 चक्कर काटेगा, और 7 चक्कर के बाद जहां से चला था वहीं आ गया, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको ट्राई कर लो आराम से। कर लो पॉज करके ट्राई आराम से, अच्छा क्वेश्चन है। ये सब आपके दिमाग की एक्सरसाइज करने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पढ़िए सवाल। अ ड्रंकर्ड, ड्रंकर्ड जानते हो, शराबी, पीने वीने वाले, ठीक है। ड्रंकर्ड इज वॉकिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, एक रोड पे वॉक कर रहा है, पर आपको पता होता है वॉक करते हुए कैसे चलता है, ऐसे चलेगा फिर पीछे आ जाएगा, यही करता है। तो ड्रंकर्ड इज वॉकिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, he takes 5 steps forward and 3 steps backward। 5 स्टेप आगे जाता है, 1 2 3 4 5, फिर वापस वो लेता है 3 स्टेप। तो फाइनली नेट कितना आगे बढ़ा, 2 स्टेप ही तो बढ़ा गए। फॉलोड बाई 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, फिर 5 स्टेप आगे जाता है, फिर 3 स्टेप पीछे आ जाता है, फिर 5 स्टेप आगे जाता है, फिर 3 स्टेप पीछे आ जाता है, फिर 5 स्टेप आगे जाता है, इस तरह से, ठीक। अब देखिए हर स्टेप 1 मीटर का है उसका, मतलब एक स्टेप में कितनी डिस्टेंस मूव करता है, 1 मीटर। और
उसको चलने में समय भी कितना लेता है, 1 सेकेंड। अब देयर इज अ पिट, पिट जानते हो, इसको कहते हैं गड्ढा, गड्ढा, गड्ढा को क्या कहते हैं, पिट। ऑन द रोड 11 मीटर अवे, 11 मीटर दूरी पे गड्ढा है, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट द ड्रंकर्ड विल फॉल इनटू द पिट, कितने सेकंड के बाद इसमें से वो गिर जाएगा। क्वेश्चन पहले क्लियर है। जैसे कोई शराबी यहां खड़ा हुआ है, 11 मीटर दूरी पर एक गड्ढा है, ठीक है, तो पहले 5 स्टेप लेता है। जैसे अगर वो आगे बढ़ता रहता तो 11 सेकंड में गिर जाता, क्योंकि एक स्टेप 1 मीटर का है और एक स्टेप चलने में 1 सेकंड का समय ले रहा है, तो 11 सेकंड में जाके गिर जाता। पर 11 से ज्यादा का समय ले जाएगा, क्योंकि पहले वो आगे जाता है 5 स्टेप, फिर पीछे वो लेता है 3 स्टेप, ठीक है। अब जरा समझना, जरा समझना, चलिए समझाते हैं आपको क्वेश्चन। आप उतार लो, मैं अगले पेज पे सॉल्व करूंगा इसको, ठीक, ठीक है। देखिए अब इधर ध्यान से सुनिए, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपको फाइनली 11 मीटर ही तो चलाना है, जरा समझिए। तो 11 मीटर में देखो कैसे होगा, ये 5 मीटर आगे गया और 3 मीटर लौट लिया, पांच मीटर आगे गया, 3 मीटर लौट लिया। तो अगर ध्यान से देखें तो अभी ये यहां पर आया है, जैसे ए, बी और सी, ठीक। तो यहां से अभी कितना चला है, केवल 2 मीटर चला, तो अभी तो गिरेगा नहीं, और यहां भी नहीं गिरेगा, क्यों, गड्ढा 11 मीटर दूर है। फिर अगली बार में क्या होगा बताइए, फिर यहां से चलेगा ये 5 मीटर आगे चला, फिर 3 मीटर लौट लिया, फिर 3 मीटर लौट लिया, यहाँ गया, तो अभी भी नहीं गिरेगा। सी, मान लो यहाँ पर ये डी पर आया, फिर यहाँ पर आ गया ई, अभी भी यहाँ से कितना फाइनली आगे बढ़ा, 2 मीटर। आराम से देखते चलो, पहले पूरा क्वेश्चन क्लियर तो हो जाए। फिर अगली बार, फिर यहाँ से ये, फिर 5 मीटर आगे चला, फिर यहाँ पर लौट लिया, फाइनली यहां से भी 2 मीटर आगे चला। भी मान लो ई, ये एफ कह दो, इसको आप जी कह दो, ठीक। फिर क्या किया, फिर इसने यहां से 5 मीटर आगे चला, फिर लौट लिया, अभी भी यहां से कितना फाइनली आगे बढ़ा, 2 मीटर। अब यहीं पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, इसको एच कह दो। देखो ध्यान से, यहां से ये 5, अभी तो गड्ढा यहाँ है नहीं, तो 2 मीटर आगे बढ़ा, यहाँ भी गड्ढा नहीं है, तो यहाँ से 2 2 2 और ये 2। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 8 मीटर चला, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से 3 मीटर। तो अगर ध्यान से देखें, ये 2 ये 2 ये, तो यहाँ तक ये कितना चल चुका है, देखो 11 मीटर चल चुका है, क्योंकि यहाँ तक 8 आ गया, 3 है, तो यहाँ पे असल में क्या, ये गड्ढा है, यहीं पे क्या, ये गड्ढा, पिट। कहने का मतलब यह है कि जैसे वो यहां से जाएगा जी से एच, एच वाली पोजीशन पर गड्ढा है, तो वो गिर जाएगा, वापस कहां से आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि पहली ट्रिप, फर्स्ट ट्रिप तो पूरी होगी, सेकंड भी पूरी होगी उसकी, जाकर आना, तीसरी वाली ट्रिप भी उसकी कंप्लीट होगी, लेकिन जो 4th वाली ट्रिप है ये क्या रह जाएगी, ओनली फॉरवर्ड। इसमें केवल वो आगे जाएगा, पीछे लौट कर ही नहीं आ पाएगा, और गड्ढे में गिर चुका हुआ। तो बताइए, इसका मतलब आपको ये निकालना है कि ये जाना, ये जाना आना, ये जाना आना, ये जाना, केवल आना इसमें नहीं होगा। इसमें समय कितना लगा, तो 1 सेकंड में 1 स्टेप चल रहा है, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। तो टोटल डिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा, देखो यहां से आता 5 और 3 8, एक में 8 चल रहा है, तो 8 यहां पर आया, फिर अगली बार गया 8 8 16, फिर 16, फिर ये भी कंप्लीट की 24 और यहां तक कितना गया, 5 गया, तो 24 और 5 कितना होता है, 29। कुछ गलत कर गया क्या मैं, यहां से कितना गया, पहला स्टेप गया कितना, 5, वापस कितना 3 8, फिर 8, फिर यहां तक आया 16, फिर ये पूरा कंप्लीट हुआ 24, फिर ये
पूरा नहीं हुआ, तो 24 और 5 कितना हुआ 29। तो यहाँ पर वो कब होगा बताइए, 29 सेकंड पर होगा, t इक्वल टू 29 सेकंड। तो 29 सेकंड पर जाके वो गड्ढे में गिर जाएगा, 29 सेकंड पर जाके गड्ढे में गिर जाएगा। क्लियर है भाई? देखो यहां से गया 2 मीटर नेट, ये 2 मीटर चला, यहां तक 4 मीटर चला, फिर यहां तक 2 चला, 6 मीटर, 6 मीटर, और फिर ये कितना चला 5, 6 और 5 11, 11 मीटर पे गड्ढा था और यहीं पे जाके वो गिर गया। ठीक है ना कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, और कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतने सफिशिएंट है इसमें। इसके बाद अब मैं आपको एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, ये सब का पहले मोशन का पैरामीटर पढ़ाऊंगा, फिर इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर एक्सीलरेशन। इस तरह से हम चलते रहेंगे। आपको लगभग डेली लेक्चर मिलेगा, पढ़ाई करते रहो। ठीक, चलिए।